हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका कंप्यूटर अवेयरनेस के इस कोर्स में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। हम लोग देख रहे हैं निमसेट की तैयारी के लिए कंप्यूटर का सिलेबस, और इसमें आज हमें आखिरी टॉपिक कवर करना है, दैट इज के मैप। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। तो के मैप में हमें काफ़ी कुछ पहले पढ़ना पड़ता है। के मैप से एक सवाल लास्ट ईयर भी आया था, और उसके पहले 2018 में इसके ऊपर बेस सवाल आ चुका है। भले ही इससे एक सवाल आया था, और हम उम्मीद भी एक आध ही सवाल आने की कर रहे हैं इस टॉपिक से, लेकिन अगर आएगा तो बन जाएगा। ये ऐसा टॉपिक है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि एक सवाल से भी आपका कॉलेज चेंज हो सकता है, आपकी रैंक चेंज हो सकती है। तो चलिए फोकस करते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मिन टर्म और मैक्स टर्म के बारे में। तो ध्यान दीजिए, मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होते हैं। तो देयर आर टू वेज इन विच वी कैन पुट द बूलियन फंक्शन। आप लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में बूलियन अलजेब्रा देखा, बूलियन फंक्शन देखा, और बूलियन फंक्शन को हम बूलियन आइडेंटिटीज की मदद से सिंप्लीफाई भी करते हैं। लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन करना बहुत आसान हो जाता है के मैप के द्वारा। लेकिन के मैप को समझने के लिए पहले आपको मिन टर्म और मैक्स टर्म का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो हम दो तरीके से चीज़ों को देखते हैं। एक है मिन टर्म कैनोनिकल फॉर्म, और दूसरा है मैक्स टर्म कैनोनिकल फॉर्म। तो पहले देखते हैं मिन टर्म क्या होता है। जैसे द प्रोडक्ट ऑफ ऑल बूलियन वेरिएबल्स। बूलियन वेरिएबल्स क्या हैं? जो बूलियन फंक्शन के अंदर आप एक्स वाई या ए बी जो भी नाम से लिखते हैं, दे आर बूलियन वेरिएबल्स, जिनकी पॉसिबल वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। उनको हम या तो सीधे तौर पे लिखते हैं या उसके कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लिखते हैं, इज नोन एज मिन टर्म। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल बूलियन वेरिएबल्स विथ और विदाउट देयर कॉम्प्लीमेंट्स इज नोन एज मिन टर्म। तो मिन टर्म में क्या होता है? प्रोडक्ट होता है बूलियन वेरिएबल्स का, और बूलियन वेरिएबल या तो सीधे ले सकते हैं या उसका कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। मिन टर्म फॉर द बूलियन वेरिएबल ए एंड बी इज, अब ए और बी अगर दो बूलियन वेरिएबल हैं तो मिन टर्म क्या क्या हो सकती है? तो हम लिख सकते हैं ए बी, तो ए एंड बी हो रहा है, ये ए बी बार, यानी बी का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है पर ए का नहीं हो रहा है। फिर ए बार बी, ए का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है पर बी का नहीं हो रहा। ए बार बी बार, दोनों का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। सो इफ वेरिएबल वैल्यू इज 1, we will take the variable without its complement. If the variable value is 0, take its complement. तो variable की वैल्यू अगर 1 है तो वेरिएबल को एज इट इज ले लेना, और अगर उस वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अब जैसे हमारे पास एक सिंपल सा सवाल है, मान लीजिए ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 0 है, तो मिन टर्म क्या होगी? तो ए की वैल्यू 1 है तो उसको एज इट इज ले लीजिए, बी की वैल्यू 0 है तो उसको बी कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, सी की वैल्यू 0 है तो सी कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। ये हो गया मिन टर्म। कितना ईजी है! मिन टर्म अच्छे से समझ में आया। चलिए अब इसी तरीके से हम लोग शॉर्ट हैंड नोटेशन के बारे में भी समझते हैं। शॉर्ट हैंड नोटेशन क्या है? तो जैसे मिन टर्म आपको दिया हुआ है ए बी बार या बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? तो आप ए का मतलब समझ गए 1 है, और बी का मतलब क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लगा है इसलिए बी की वैल्यू 0 है, तो ये 1 0 है। 1 0 बाइनरी में है तो उसे डेसिमल में क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। सो दिस इज M2, दिस इज मिन टर्म। ये मिन टर्म आ गई हमारी, M2 से डिनोट करेंगे। और ध्यान रखिएगा यहाँ स्मॉल एम नोटेशन में यूज़ करते हैं, कैपिटल एम हम यूज़ करेंगे मैक्स टर्म में, इसलिए स्मॉल एम और कैपिटल एम में डिफरेंस है नोटेशन में। तो नॉन कॉम्प्लीमेंट के लिए 1 और कॉम्प्लीमेंट के लिए 0। तो ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है, मतलब इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? इस चीज़ को, ये दो वेरिएबल है ना ए और बी, इसके लिए आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब देखिए सिंपल सा सवाल है, या कहें राइट द मिन टर्म विथ 3 बूलियन वेरिएबल्स। अब 3 बूलियन वेरिएबल्स हैं ए बी सी, आपको इसका मिन टर्म लिखना है, वेयर द गिवन शॉर्ट एंड मिन टर्म इज M4। अब आपको M4 बोला हुआ है, ये शॉर्ट एंड तरीका है, मतलब शॉर्ट में लिखने का तरीका है। तो M4 आपको दिया हुआ है। अब M4 का मतलब क्या हो जाता है? 1 0 0, ठीक है? M4 का मतलब मिन टर्म, M4 का मतलब है 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 0 0। तो 1 मतलब A हो गया, फिर 0 है तो B बार, 0 है तो C बार। क्योंकि ये 0 0 है इसलिए कॉम्प्लीमेंट रहेगा, 1 है तो ये एज इट इज रहेगा। तो A B बार C बार। कितना ईजी है!
तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ये गिवन है तो शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हो, शॉर्ट हैंड में दिया है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब जैसे मिन टर्म पढ़ा वैसे ही मैक्स टर्म पढ़ते हैं। अगर केवल मिन टर्म पढ़ते तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, लेकिन मैक्स टर्म पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, तो बहुत केयरफुली चीज़ों को समझिएगा। जैसे हम मिन टर्म में प्रोडक्ट ऑफ बुलियन वेरिएबल्स लेते थे, यहाँ पे सम ऑफ बुलियन वेरिएबल्स लेंगे, और बुलियन वेरिएबल को डायरेक्ट भी ले सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट के साथ भी ले सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैक्स टर्म। अब मैक्स टर्म क्या क्या हो सकता है, अगर दो बुलियन वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, तो फिर मैक्स टर्म क्या क्या हो सकता है, तो ए प्लस बी हो सकता है, क्योंकि यहाँ सम के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं सम ऑफ बुलियन वेरिएबल्स, तो या तो ए प्लस बी हो सकता है, या ए प्लस बी बार हो सकता है, या फिर ए बार प्लस बी हो सकता है, या फिर ए बार बी बार हो सकता है। इफ द वैल्यू, अब देखिएगा, इफ द वेरिएबल वैल्यू इज जीरो, अगर वेरिएबल की वैल्यू जीरो होती है देन वी विल टेक द वेरिएबल विदाउट अ कॉम्प्लीमेंट। यहां उल्टा है, ठीक है। मिन टर्म के केस में अलग था, मैक्स टर्म के केस में अलग है। मैक्स टर्म में अगर वेरिएबल की वैल्यू जीरो है तो हमें उस वेरिएबल को एज इट इज लेना है, और अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो फिर हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल उल्टा हो गया ना इसका, क्योंकि मिन टर्म के केस में हम ले रहे थे कि वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो एज इट इज़ लेंगे वेरिएबल को, और 0 है तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे, पर यहाँ उल्टा हो गया है, तो इसका ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको सवाल दिया है कि ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, तो इसका मैक्स टर्म क्या होगा। तो मैक्स टर्म सिंपली हमें वेरिएबल्स को ऐड करना है, पर ए वेरिएबल को एज इट इज़ लेंगे क्योंकि ये 0 है, बी और सी वेरिएबल की वैल्यू 1 है इसलिए इनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो बी बार प्लस सी बार, ये हो गया मैक्स टर्म, ठीक है। बस यही जो उल्टा है ना दोनों का, इसीलिए कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप मिन टर्म और मैक्स टर्म में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। देन अब हम बात करते हैं शॉर्ट हैंड नोटेशन की। मैक्स टर्म के लिए यहाँ कैपिटल एम हम यूज़ करेंगे। जैसे कोई मैक्स टर्म हमें निकालना है ए प्लस बी बार का, तो देखिए ए वेरिएबल, अब मैक्स टर्म में क्या होता है, वेरिएबल अगर एज इट इज़ लिया जा रहा है तो वो 0 रहा होगा, तो वेरिएबल की वैल्यू 0 रही होगी, और कॉम्प्लीमेंट लिया है तो उसकी वैल्यू 1 रही होगी, तो ये 0 1 है। 0 1 इज़ M1, 0 1 का बाइनरी का डेसिमल करिए तो 1 आएगा, तो ये M1 हो गया। ऐसी ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, शॉर्ट हैंड नोटेशन है ए प्लस बी बार प्लस सी बार का। तो ए क्योंकि एज इट इज़ लिया है वेरिएबल तो 0 ले लेंगे, इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट लिया है इसलिए 1 1 ले लेंगे, तो 0 1 1 इज़ नथिंग बट 3, तो ये M3 कैपिटल M3, ये हो जाएगा मैक्स टर्म इसका। तो हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि इतना बड़ा लिखने की बजाय इतना छोटा लिख रहे हैं, तो ये शॉर्ट हैंड नोटेशन कहलाता है। अब हम समझेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होता है। देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट्स में हम यूज़ करते हैं मिन टर्म्स, और इसी तरीके से हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम, तो उसमें हम यूज़ करते हैं मैक्स टर्म। तो इसी के लिए हमने मिन टर्म और मैक्स टर्म पढ़ा था। अब समझिए सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है। अ कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट इज अ बूलियन एक्सप्रेशन दैट एंटायरली कंसिस्ट ऑफ मिन टर्म्स। आपको जो बूलियन फंक्शन दिया रहता है, बूलियन एक्सप्रेशन दिया होता है, अगर मिन टर्म क्या थी, मिन टर्म थी प्रोडक्ट ऑफ बूलियन वेरिएबल्स, ठीक है। अब वो ए बी सी का प्रोडक्ट है जो भी है, तो जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को सम कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जो बूलियन फंक्शन दिया है वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में दिया हुआ है। f इज अ बूलियन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब एक एग्जाम्पल से इस बात को समझ रहे हैं कि मान लीजिए f एक बूलियन फंक्शन है जो कि दो वेरिएबल्स का फंक्शन है x और y, और कुछ इस तरीके से है कि द x एंड y आर दो बार लिख दिया मैंने, आर द इनपुट्स ऑफ द बूलियन फंक्शन f। मतलब बूलियन फंक्शन है, उसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y, whose output is true when any one of the input is set to true। मतलब दोनों में से कोई भी अगर ट्रू है तो आउटपुट भी ट्रू आएगा, ऐसा रिलेशन है। अब आप इस बात को समझ गए होंगे। ज़रा इसको ट्रुथ टेबल से हम बनाते हैं, उसके बाद फिर हम इसका बूलियन फंक्शन डिज़ाइन करेंगे और बूलियन फंक्शन बनाएंगे सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। तो पहले तो इसके ट्रुथ टेबल को बनाते हैं। ट्रुथ टेबल क्या कह रहा है कि दोनों में से कोई भी इनपुट अगर 1 है तो रिजल्ट 1 आएगा।
तो इसका मतलब अगर दोनों ज़ीरो हैं तो ज़ीरो आएगा, और वन आएगा अगर दोनों में से कोई भी एक भी वन है। तो देखो यहाँ ये वन है तो इसलिए वन आ गया, यहाँ ये वन है इसलिए वन आ गया, यहाँ तो दोनों वन है तो भी वन आ गया। ठीक है, अब एक्स और वाई इसको लिखते कैसे हैं? मिन टर्म अगर हमको इनकी तैयार करनी है, भाई दो वेरिएबल्स थे तो चार पॉसिबल इन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स हो सकते थे, चारों हमने लिख लिए बूलियन फंक्शन में। अब मैं ये देख रहा हूँ कि इसको मिन टर्म में कैसे लिखते हैं। भाई 0 0 है अगर x और y की वैल्यू, तो मिन टर्म लिखोगे x बार y बार, क्योंकि मिन टर्म में क्या होता है, अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो उसको एज इट इज़ लेते हैं। तो ये x बार y बार हो गया, यहाँ पे 0 1 है तो ये x बार y हो गया, यहाँ 1 0 है तो यहाँ पे x y बार आ गया, दोनों 1 है तो x y आ गया। ये इन चारों की मिन टर्म मैंने लिख दी है, लेकिन हमें सिर्फ वही मिन टर्म्स लिखनी है जिनसे रिजल्ट 1 आ रहा है, मतलब ये तीनों मिन टर्म्स मुझे लिखनी है, और मुझे इसको सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, f इसको लिख लिया प्लस इसको लिख लिया प्लस इसको लिख लिया। देखिए ये तीनों टर्म्स मैंने यहाँ पर लिख लिए और प्लस, तो ये है प्रोडक्ट्स, ये इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, और इन सबको सम कर रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, इसको शॉर्ट में लिखते हैं SOP। इसी तरीके से अब हमको ये समझना है कि क्या हम जो सम ऑफ प्रोडक्ट्स गिवन है, अगर आपको इस तरीके से सम ऑफ प्रोडक्ट्स गिवन है तो क्या आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं शॉर्ट हैंड नोटेशन में? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो आप वेरिएबल की वैल्यू क्या समझे, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है तो 0, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो 1, तो ये 0 1 है, इसी तरीके से ये 1 0 है, इसी तरीके से ये 1 1 है। अब इसको आप बाइनरी से डेसिमल करोगे तो 1 आता है, इसको करोगे तो 2 आता है, इसको करोगे तो 3 आता है। तो ये M1 M2 M3 ये मिन टर्म्स हो गई। तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये शॉर्ट हैंड है, मतलब इस चीज़ को आप M1 लिख सकते हो, इस चीज़ को M2 लिख सकते हो, इस चीज़ को M3 लिख सकते हैं। यही तो अभी आपने मिन टर्म में पढ़ा था। अच्छा, अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ शॉर्ट हैंड नोटेशन को SOP में, अभी आपने क्या किया था, सम ऑफ प्रोडक्ट्स गिवन था, इसको आप मिन टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे थे। अब उल्टा दिया हुआ है आपको, शॉर्ट हैंड में दिया हुआ है और उसको SOP में कन्वर्ट करना है। तो जैसे आपको फंक्शन इस फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, सवाल आएगा तो इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। ये क्या है, सबमिशन, सम का सिंबल है, सम को डिनोट करता है। ठीक है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स है ना, इसलिए ये ऐसा बना रहता है। और इसमें अगर 1 2 3 लिखा है तो इसका मतलब है ये 3 ऐसे मिन टर्म हैं जिनके लिए रिजल्ट 1 आ रहा है, तो ये बूलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बूलियन फंक्शन हम कैसे बना सकते हैं, हम समझ गए, ये मिन टर्म है 1 2 3, तो M1 M2 M3 इनका सम हो रहा है। अब ये M1 का मतलब क्या हो गया, इसको डेसिमल को बाइनरी में चेंज करिए तो ये 0 1 हो गया, ये 1 0 हो गया, ये 3 को लिखेंगे 1 1। अब 0 1 है तो इसको दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास x और y, उसमें हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम लिखेंगे x बार y, क्योंकि 0 का मतलब हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, 1 का मतलब हो जाएगा एज इट इज़। तो यहाँ पे 1 0 को लिख सकते हैं x y बार और 1 1 को लिख सकते हैं x y। तो देखिए आपने इसी एक्सप्रेशन को रिवर्स में लिख लिया, यानी कि SOP में लिख लिया। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड में दिया है तो आप उसे SOP में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम की। अगेन मैं बोल रहा हूँ, सम ऑफ प्रोडक्ट आपको ईजिली समझ में आया, प्रोडक्ट ऑफ सम भी ऐसा ही है, इसका उल्टा ही है जस्ट, तो कन्फ्यूजन हो सकता है, फिर आपको मैक्स टर्म थोड़ा ध्यान में रखना है। तो देखते हैं यहाँ पर आपको कितना समझ में आता है। अ कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम इज अ बुलियन एक्सप्रेशन दैट एंटायरली कंसिस्ट ऑफ मैक्स टर्म। तो जैसे सम ऑफ प्रोडक्ट्स मिन टर्म से बनता है, प्रोडक्ट ऑफ सम मैक्स टर्म से बनता है, और मैक्स टर्म कैसे निकाला जाता है वो अभी हम सीख चुके हैं। तो अगर यहाँ देखा जाए तो हमें प्रोडक्ट ऑफ सम करना है, और मैक्स टर्म क्या होता है, सम ऑफ वेरिएबल्स। सम ऑफ वेरिएबल्स कई सारे हैं, उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो x और y दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, ये इनपुट हैं किसी बुलियन फंक्शन f में, और उसका आउटपुट ट्रू आएगा यानी 1 आएगा व्हेन ओनली वन ऑफ द इनपुट इज सेट टू ट्रू। अगर दोनों में से एग्जैक्टली कोई एक 1 है तो ही रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। तो सबसे पहले इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। हमें फाइनली बनाना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम बनाना है, तो वो बुलियन फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हुए, जिसमें ये कहा जा रहा है कि दो बुलियन वेरिएबल x और y हैं जिनका रिजल्ट ट्रू आएगा अगर दोनों में से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू, एग्जैक्टली एक वेरिएबल की वैल्यू 1 है। तो हमने इसको ट्रुथ टेबल में बनाया, दोनों में से एक 1 है, ठीक है, एग्जैक्टली एक ही 1 है, तो उसका रिजल्ट 1 आ रहा है। अगर
दोनों 1 है या दोनों 0 हैं तो रिजल्ट 0 आ रहा है। अब इसी चीज़ को मैक्स टर्म में कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपसे कहा था वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर एज इट इज़ लेंगे वेरिएबल, और 1 है तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे। यहाँ उल्टा हो जाता है मैक्स टर्म में। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर x प्लस वाई लिखा है क्योंकि ये दोनों 0 थे। ये 0 1 है तो मुझे x प्लस वाई बार लिखना पड़ेगा, फिर 1 0 है तो मैं x बार प्लस वाई लिखूंगा, 1 1 है तो x बार प्लस वाई बार लिखूंगा। लेकिन इसमें मुझे ये देखना है कि कौन सी टर्म्स हैं जिसमें 1 आ रहा है, बेसिकली कौन सी टर्म है जिसमें 0 आ रहा है। ठीक है, हमें जैसे मिन टर्म वाला होता था, सम ऑफ प्रोडक्ट्स होता था, तो वहाँ पे हम देखते थे कौन सी टर्म्स हैं जिसमें 1 आ रहा है, तो हम उन टर्म्स को ऐड करते थे, उन मिन टर्म्स को ऐड करते थे। लेकिन मैक्स टर्म में क्या होता है, हमें फॉल्स देखना होता है। हमें देखना होता है कि बुलियन फंक्शन की वैल्यू कब 0 आ रही है, वो वाले मैक्स टर्म्स को हमें लिखना पड़ेगा। और मैक्स टर्म्स को हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, प्रोडक्ट लिखना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई ऑल द मैक्स टर्म्स फॉर विच द आउटपुट इज फॉल्स। तो ये दोनों मैक्स टर्म हैं जिनके लिए आउटपुट फॉल्स आ रहा है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे। तो ये मैक्स टर्म है, ये मैक्स टर्म है, दोनों का हमने प्रोडक्ट निकाल लिया, तो ये कहलाता है कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम। अब हमको समझना है कि कैसे हम प्रोडक्ट ऑफ सम गिवन है तो उसको शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करें, यानी मैक्स टर्म के फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो जैसे मान लीजिए हमारे को ये दिया हुआ था, अब हमें मालूम है कि ये दोनों वेरिएबल पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो 0 0 ले लो, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है तो 1 1 ले लो। तो ये m0 हो जाएगा, ये m3 हो जाएगा बाइनरी टू डेसिमल करने से। और इन दोनों का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ सम, और इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है। तो आप इस सिंबल को बोलते हो पाई सिंबल, बेसिकली कैपिटल पाई लिखा होता है, बिग लेटर पाई लिखा रहता है, तो पाई ऑफ प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं इसको। तो पाई ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मैक्स टर्म 0 एंड 3, तो m0 और m3 वाली जो मैक्स टर्म है इनका प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये शॉर्ट हैंड में ऐसे लिखा जाता है और प्रोडक्ट ऑफ सम में ऐसे लिखा जाता है। आप इससे ये बना सकते हो और इससे ये बना सकते हो, बहुत इजी है इसका कन्वर्जन भी। बस ये याद रखना है, यहाँ 0 पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लेते हैं, 1 पे कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। चलिए एक और सवाल करते हैं हम। हमारे पास शॉर्ट हैंड नोटेशन है इस तरीके से, और इसको प्रोडक्ट ऑफ सम में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर पाई ऑफ प्रोडक्ट्स में 1 2 3 दिया है, तो मैक्स टर्म दिया है आपको m1 m2 m3, और इसका अगर बाइनरी करेंगे तो ये 0 1 हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा। और आप जानते हो 0 1 में 0 है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है, 1 है तो कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ये x प्लस वाई बार हो गया, इनका सबका प्रोडक्ट होना है ना। x प्लस वाई बार ले लिया, इसको क्या लिखेंगे x बार प्लस वाई, इसको क्या लिखेंगे x बार प्लस वाई बार। इन तीनों का यहाँ पे हम कर रहे हैं प्रोडक्ट। तो बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से अब हम एक और चीज़ समझते हैं कि अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ सम में कोई बुलियन फंक्शन दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करना है सम ऑफ प्रोडक्ट्स में, या इसका रिवर्स करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कन्वर्जन देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ सम हमें गिवन है, जैसे ये प्रोडक्ट ऑफ सम गिवन है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद हम डायरेक्ट इस पे आ सकते हैं, लेकिन मैं करके आपको बता रहा हूँ। तो ये जो है ये आपको प्रोडक्ट ऑफ सम दिया हुआ है, इस नोटेशन से आप समझ गए कि ये प्रोडक्ट ऑफ सम दिया हुआ है। अब इसमें ये 2 3 5 क्या है, ये मैक्स टर्म दी हुई है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ सम है। आपको मिन टर्म निकालना है कि मैक्स टर्म निकालना है, ये समझना बहुत आसान है। अगर आपको ये पाई दिया हुआ है, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम दिया हुआ है, तो फिर आपको मैक्स टर्म देखना है। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ सम में एक्सप्रेस करने के लिए पहले आपने मैक्स टर्म निकाल लिया m2 m3 m5, जो कि बिल्कुल क्लियरली दिख रहे थे, और ये 2 3 5 का बाइनरी कर लिया, तो 0 1 0। अब यहाँ पे ऑब्वियसली 3 वेरिएबल्स होंगे क्योंकि 5 तक चले गए हो आप, 0 1 1 और फिर 1 0 1। ये मैंने इन तीनों का बाइनरी लिख लिया है। अब इसको आप मैक्स टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो आपको मालूम है 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है, और 1 है तो कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो 0 की जगह x लिख लिया, 1 की जगह y बार लिख लिया, 0 की जगह z लिख लिया, इन सबको ऐड कर लिया, ये एक मैक्स टर्म हो गई। इस तरीके से ये मैक्स टर्म क्या होगी, x y बार z बार, ये मैक्स टर्म क्या होगी, x बार y z बार, और इन तीनों का आपने कर लिया प्रोडक्ट। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ सम है। तो आपको प्रोडक्ट ऑफ सम तो दिया है, चाहे सवाल इस तरीके से दिया हो, चाहे सवाल इस तरीके से दिया हो, आपको क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ सम गिवन है। इसको आपको कन्वर्ट करना है सम ऑफ प्रोडक्ट्स में। मैं फिर रिपीट करके कह रहा हूं, आपको जब सवाल आएगा तो ये भी दिया हो सकता है बुलियन फंक्शन के रूप में, ये भी लिखा हुआ हो सकता है सवाल में, दोनों बातें एक ही हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब ये जो प्रोडक्ट ऑफ सम आपको दिया हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है सम ऑफ प्रोडक्ट्स में। तो सिंपल थंब रूल याद रखिएगा। सबसे पहली बात, आप सिग्मा लगा लीजिए, सिंपल।
आपका यहाँ पाई था ना, आप इसको पलट दीजिए, सिग्मा लगा दीजिए, ये प्रोडक्ट वाला था, आपको सम ऑफ लेकर आना है। उसके बाद जो यहाँ पे मिसिंग है वो लिख दीजिए। जैसे अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो टर्म्स होंगी वो 8 होंगी, 0 से लेके 7 तक। क्यों होंगी? क्योंकि 5 लिखा हुआ है, मतलब 3 वेरिएबल्स होंगे इसमें। 3 वेरिएबल्स के लिए 8 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो 0 से लेकर 7 तक बनते हैं। 2, 3, 5 इसमें ले चुके हैं। तो जब मैं इस एक्सप्रेशन से ये बना रहा हूँ तो मैं सीधे क्या लिखूँगा? सिग्मा लिखूँगा। अगर आपको ये गिवन होता तो आप इससे पहले ये बनाना पड़ता, ये बन जाता आपका, तो आप इजीली समझ जाते कि 2, 3, 5 इसमें मेन टर्म, इसमें मैक्स टर्म थे। तो यहाँ सिग्मा नोटेशन में आप जो मिसिंग है वो लिखोगे 0, 1, 4, 6, 7, बाकी तीनों तो यहाँ आ चुके हैं। बस ये जो हो गया ना, ये आपका आंसर हो गया, ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया। लेकिन ऑप्शंस अगर बुलियन फंक्शन के रूप में दिए हुए हैं तो आप इसको कन्वर्ट करना जानते हो। आप क्या लिखोगे? 0 है तो ये M0, M1, M4, M6, M7, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। और 3 वेरिएबल्स हैं तो आप इसको लिख सकते हो 0, 0, 0, इसको लिख सकते हो 0, 0, 1, ये 4 को 1, 0, 0, 6 को 1, 1, 0, 7 को 1, 1, 1। ये सिंपल डेसिमल टू बाइनरी किया है आपने। अब मिन टर्म में आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, मिन टर्म के केस में 0 है तो कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, 1 है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं लेते हैं। तो ये हो जाएगा x बार y बार z बार, ये हो जाएगा x बार y बार z, ये हो जाएगा x y बार z बार, ये हो जाएगा x y z बार, ये हो जाएगा x बार y बार z बार। ये आपका सम ऑफ प्रोडक्ट आ गया। आप इससे ये निकाल सकते हो, इससे ये निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम कन्वर्जन करके देखते हैं एक और सवाल में, जिसमें हमें सम ऑफ प्रोडक्ट्स गिवन है और हम प्रोडक्ट ऑफ सम निकाल रहे हैं। सोचो कि आपको अगर ये सवाल दिया होता है इस तरीके से, तो आपको फाइनली ये निकालना है, वो कैसे निकालोगे? तो ये जो दिया हुआ है आप इससे क्या कर लो, क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स गिवन है तो आप इसमें x लिखा है, x बार लिखा है तो 0 लिखो, y बार लिखा है तो 0 लिखो, z बार मतलब ये इस स्टेप के बाद ये वाली स्टेप ऊपर वाली लिखना। यहाँ पे जिस पे बार लगा है वहाँ 0 लिखना, जिस पे बार नहीं लगा वहाँ 1 लिखना। तो मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को इस तरीके से बाइनरी में लिख लिया है। और ये जो बाइनरी वाली टर्म है इससे मुझे पता चल जाएगा मिन टर्म्स क्या हैं, बाइनरी टू डेसिमल करके। ये 0, 2, 3, 5, 7 आ गया, ये हमारी है मिन टर्म्स, और इसी के कारण हम ऐसा लिख सकते हो। अब आपको ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स गिवन है, इसको प्रोडक्ट ऑफ सम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये जो सिग्मा नोटेशन है इसको पाई नोटेशन में कन्वर्ट करिए, और जो यहाँ पर मिसिंग है वो लिख दीजिए, दैट इज़ 1, 4, 6। बाकी सब तो यहाँ पे लिखे ही हुए थे। अब आप ये जानते हैं कि ये मैक्स टर्म है, तो आपने लिखा M1, M4, M6। इसमें डेसिमल टू बाइनरी कर लीजिए, तो 1 का हो जाएगा 0, 0, 1, 4 का हो जाएगा 1, 0, 0, 6 का हो जाएगा 1, 1, 0। इस तरीके से मुझे यहाँ पर बाइनरी में मिल गया। अब इसको देखकर आप इजीली बता सकते हो, क्योंकि ये मैक्स टर्म वाली बात है, तो यहाँ पे 0 लिखा है तो आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है, 1 लिखा होगा तो कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड बार हो गया। फिर इसको लिखेंगे तो x बार प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो x बार प्लस वाई बार प्लस जेड हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर बना लिया प्रोडक्ट ऑफ सम। अब हम लोग करते हैं के मैप, जो असली चीज़ है जिस पर बेस सवाल आ सकते हैं। बाकी बेसिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। के मैप क्या है? तो बेसिकली ये सिस्टमैटिक वे है बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का। कई बार आप आइडेंटिटीज़ लगा के सिंप्लीफाई करते हो तो भी आप डाउट में रहते हो कि क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन के मैप वाले मेथड से आप बहुत बढ़िया तरीके से सिस्टमैटिकली सिंप्लीफाई कर सकते हो बुलियन एक्सप्रेशन को। विद द हेल्प ऑफ के मैप वी कैन फाइंड द सिंपल POS एंड SOP। के मैप को हम बोलते हैं कर्नॉफ मैप। कर्नॉफ मैप का ही शॉर्ट है के मैप। तो कभी सवाल में कर्नॉफ मैप बोला जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। तो क्या स्टेप्स हैं अगर आपको के मैप की मदद से बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है? मतलब आपको एक बुलियन फंक्शन दिया है, अब वो किसी भी फॉर्मेट में दिया जा सकता है आपको बुलियन फंक्शन। वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स में भी दिया जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ सम में भी दिया जा सकता है, मिन टर्म मैक्स टर्म के रूप में भी दिया जा सकता है, सिग्मा नोटेशन में भी दिया जा सकता है, पाई नोटेशन में भी दिया जा सकता है। बट आपको अगर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है उसमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, उसके आधार पर आप के मैप बनाते हो। के मैप एक रेक्टेंगुलर डायग्राम है जिसको मैं अभी आपको बताता हूँ, और वो इस बात पर डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। फिर आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई मिन टर्म्स और मैक्स टर्म एज गिवन इन द प्रॉब्लम। अब आपको हो सकता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स गिवन हो तो आप मिन टर्म्स निकालेंगे। अगर आपको बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में तो आप मैक्स टर्म निकालेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपको जो सवाल दिया गया है उसमें बुलियन एक्सप्रेशन किस फॉर्मेट में दिया हुआ है। फिर आपको क्या करना है, फॉर
सम ऑफ प्रोडक्ट, अगर सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है तो आपने मिन टर्म्स निकाल लिए हैं, तो आपको क्या करना है, वो जो डायग्राम आप बनाओगे के मैप, उसमें 1 रखना है उन ब्लॉक्स में जहाँ पे मिन टर्म, जहाँ पर मिन टर्म एग्जिस्ट करता है। यानी आपने जैसे बोला कि मिन टर्म है m1, तो अब सम ऑफ प्रोडक्ट्स में कुछ मिन टर्म्स होंगी, जैसे m1 प्लस m3 प्लस m5 ऐसा लिखा हुआ है। तो m1 है, इसका मतलब है 001, m3 है मतलब 011, m5 है मतलब 101। इस तरीके से आपकी मिन टर्म्स हैं। अब ये मिन टर्म्स वाला जो बॉक्स होगा, जो डायग्राम आप बनाओगे, उसमें हर एक बॉक्स एक एक मिन टर्म का होगा। तो जो जो मिन टर्म वाले बॉक्स हैं उन पर आपको 1 लिखना है। जो सम ऑफ प्रोडक्ट्स में मिन टर्म्स आ रही हैं उस जगह पर आपको 1 लिखना है, बाकी जगह आप 0 लिख दो। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करो, अगर आपको सवाल जो दिया है वो प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में दिया है, तो आप मैक्स टर्म निकाल रहे होगे। तो मैक्स टर्म अगर निकाल रहे होगे तो आप वही जो के मैप बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, तो उसमें बहुत सारे सेल हैं, हर एक सेल एक मैक्स टर्म के लिए होगा। तो आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ ज़ीरो है, मतलब जहाँ जहाँ मैक्स टर्म है वहाँ वहाँ ज़ीरो रखना है आपको, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, मेक रेक्टेंगल, मैं दोनों तरह के सवाल आपको करके बताऊंगा। मेक रेक्टेंगुलर ग्रुप्स कंटेनिंग टोटल टर्म्स इन पावर ऑफ 2। अब उसके बाद आपको ग्रुप्स बनाने, अभी ये सब एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। ग्रुप में 2 एलिमेंट हो सकते हैं, 2 1 हो सकते हैं, या 4 हो सकते हैं, या 8 हो सकते हैं, बट 2 की पावर्स में ही हो सकते हैं। एंड ट्राई टू कवर एज मैनी एलिमेंट्स एज यू कैन इन अ ग्रुप। और ग्रुप जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा बनाना है, पर उसके भी कुछ नियम है। चलिए एक सवाल के थ्रू हम लोग चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले आपको ये क्या गिवन है, आप बताइए एसओपी गिवन है कि पीओएस गिवन है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अगर ये जो क्लास हम लोग कर रहे हैं ये तो मोनोलॉग हो गया, मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, आपका रिस्पांस मुझे पता ही नहीं है, लेकिन आपको ये इंटरेक्टिव लगनी चाहिए क्लास। और इंटरेक्टिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका आप आंसर, क्योंकि अभी जितना पढ़ा, अगर ध्यान से पढ़ा है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, तो मुझे पक्का हो जाएगा कि हाँ आप लोग इन्वॉल्व हो, आपको भी मज़ा आएगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले मुझे अभी कमेंट में ये बताओ कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ सम गिवन है। इस नोटेशन को देखकर ही आप बता दोगे कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ सम है, ठीक है। इसका आंसर सबमिशन लिखा है ना, तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स है। अब सम ऑफ प्रोडक्ट है तो ये अंदर मिन टर्म दी है कि मैक्स टर्म दी है, ऑब्वियसली इस एसओपी में मिन टर्म दी है। तो मिन टर्म दी है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m1 m3 m6 m7 ऐसे लिख सकते हैं, और इसको बाइनरी में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो फिर ये जो एक्सप्रेशन है वो ये दिया हुआ है आपको, ये इजीली आप यहाँ से बना सकते हो। अब आपको सवाल में ये दिया होता या डायरेक्टली ये दिया होता, एक ही बात है, एक दूसरे को में कन्वर्ट तो आप कर ही सकते हो। अब आप क्या करो, के मैप कैसे बनाते हो, एक रेक्टेंगुलर डायग्राम बना रहे, अगर 3 वेरिएबल्स का है तो एक तरफ मैंने ए लिख लिया है, दूसरी तरफ मैंने बी सी लिख लिया है। तो ए लिख लिया है तो ए वेरिएबल की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, जबकि बी सी वेरिएबल की वैल्यू 0 0 हो सकती है, 0 1 हो सकती है, 1 1 हो सकती है, 1 0 हो सकती है। बट ध्यान रखिएगा के मैप बनाते वक्त ये 0 1 के बाद यहाँ 1 0 मत लिख दीजिएगा, ये 1 1 है और ये 1 0 है। ये बिल्कुल जैसे ग्रे कोड होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो एक बिट में ही चेंज हो रहा है यहाँ पर, तो इस तरीके से ये लिखना है, बस इसमें आप गलती मत कर देना। तो जैसे ग्रे कोड आगे बढ़ते थे बिल्कुल वैसे ही ये आगे बढ़ने वाला है। अब हम देख रहे हैं कि मिन टर्म कौन सी है, तो ये देखो 0 0 0 ए बी सी है ना, ए बी सी, ये बी सी की वैल्यूज़ हैं। तो ये 0 0 0, तो ये क्या हो गया 0, मतलब ये m0 है। फिर 0 0 1 तो ये m1 है, 0 1 1 तो ये m3 है, 0 1 0 तो ये m2 है, 1 0 0 तो ये क्या है, ये m4 है। तो ऐसे करके हर एक जगह पर आपने समझ लिया क्या मिन टर्म आने वाली है। अब कौन कौन सी मिन टर्म्स हैं यहाँ पर, 1 3 6 7, तो 1 3 6 ये है और 7 ये, तो 1 3 6 7 इन चारों जगह पर मैंने 1 लिख लिया, बाकी सब जगह पे 0 लिखा। ये स्टेप्स अब आपको समझ में आ गई। सबसे पहले आपने देखा कि कितने वेरिएबल्स हैं के मैप में, आपने उस हिसाब से डायग्राम बना लिया। आपने देख लिया कि जो सवाल दिया उसमें मिन टर्म लेना है कि मैक्स टर्म लेना है। आपने कहा मिन टर्म लेना है क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट्स का है, तो प्रोडक्ट ऑफ सम वाला स्टेटमेंट छोड़ दो, ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो कि आपको 1 कहाँ कहाँ लिखना है जहाँ पे मिन टर्म है। तो गिवन मिन टर्म 4 हैं, तो इन चारों जगह पर आप 1 लिख दीजिए। इतना आपने कर लिया। इसके बाद आपको ये स्टेप करनी है, मेक अ रेक्टेंगुलर ग्रुप्स। अब रेक्टेंगुलर ग्रुप्स बनाने हैं आपको, और ग्रुप में या तो 2 एलिमेंट हो या 4 एलिमेंट हो या 8 एलिमेंट हो या 16 एलिमेंट हो, ऐसा रहेगा। अब हमेशा ध्यान देना
जो ग्रुप बनेगा या तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा, पर कभी तिरछा नहीं बनेगा। ऐसा ग्रुप कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों का कभी ग्रुप नहीं बना सकते आप, इन दोनों का ग्रुप नहीं बना सकते, ठीक। और वो हमेशा रेक्टेंगुलर होना चाहिए, ऐसा ग्रुप नहीं बन सकता, ठीक। ग्रुप हमेशा रेक्टेंगुलर रहेगा, या तो ऐसा या ऐसा, ठीक है। तो इन दोनों का एक ग्रुप बन जाएगा, इन दोनों का एक ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप तो इन दोनों का भी बन सकता है, लेकिन ये दोनों एलिमेंट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, इसलिए हम ये तीसरा ग्रुप नहीं लेंगे, हम सिर्फ 2 ग्रुप लेंगे, ठीक। हमें सारे एलिमेंट्स कवर करने हैं। 4 एलिमेंट्स आ जाएं एक ही ग्रुप में, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसमें ये 0 तो लेना नहीं था ना, ये 0 लेना नहीं था, ठीक है। तो ये नहीं आ सकता, कोई भी तरीका नहीं हो रहा जिसमें ये चारों आ जाए। 3 लेना नहीं है, हमेशा 2 के पावर्स में ही लेना है। तो एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों ग्रुप्स बना लेता हूँ, इसको ग्रुप 1 बोल दिया, इसको ग्रुप 2 बोल दिया। अब ग्रुप 1 के लिए आप ज़रा ध्यान से देखना कि कंसिडर वेरिएबल्स दैट आर कंसिस्टेंट इन द ग्रुप। इस ग्रुप में ए बी सी में से कौन से वेरिएबल्स की वैल्यूज़ कंसिस्टेंट है? जैसे मुझे बताओ, इन दोनों में, दोनों एलिमेंट में ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू तो इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है, यस और नो? ए की वैल्यू दोनों में 0 है, तो ए की वैल्यू पूरे ग्रुप में कंसिस्टेंट चल रही है, एक जैसी चल रही है हर एलिमेंट के लिए, उस ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए। तो मैं उसको कंसिडर करूंगा, लेकिन 0 है इसलिए उसका कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा, तो मैंने ए बार ले लिया। अब ज़रा बी को देखो, इन दोनों में, इस ग्रुप के सभी एलिमेंट में देखो बी की वैल्यू क्या है? इधर 0 है, इधर 1 है, तो सेम है क्या? नहीं है। कंसिस्टेंट रहने का मतलब है सेम रहनी चाहिए पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए। तो उस ग्रुप के एलिमेंट के लिए बी की वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए बी को कंसिडर नहीं करें। कंसिडर सिर्फ उसी वेरिएबल को करना है जिसके लिए वैल्यूज कंसिस्टेंट है उस ग्रुप में। तो सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, मतलब वो सेम है, कंसिस्टेंट है। तो सी को एज इट इज़ लेते हैं क्योंकि वो 1 था, ए को हमने बार किया क्योंकि वो 0 था। अब ये हमने ग्रुप 1 के लिए निकाल लिया। ऐसे ही ग्रुप 2 के लिए सोचो, ग्रुप 2 के लिए क्या होगा? इसमें ए की वैल्यू कंसिस्टेंट है, दोनों जगह 1 है, तो ए ले लो। बी की वैल्यू कंसिस्टेंट है क्या? बी की वैल्यू 1 है दोनों जगह, यानी वो भी कंसिस्टेंट है, तो बी ले लो। 1 है इसलिए कॉम्प्लीमेंट नहीं ले रहे हैं। और सी की वैल्यू एक जगह 1 एक जगह 0 है, इसलिए सी की वैल्यू नहीं ले रहे हैं। तो ये मैंने 2 टर्म्स बना लिए, ग्रुप 1 ग्रुप 2 से 2 ही ग्रुप्स बन रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको सम ऑफ प्रोडक्ट्स में रिप्रेजेंट करना है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम कर दीजिए, ए बार सी और ए बी। तो जो आपको ओरिजिनल सवाल दिया था वो ये सवाल था, ठीक है। और ये सवाल को आप सिंप्लीफाई करते हो तो फाइनली क्या आ जाता है? ये वाला आ जाता है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, है ना, दूसरे तरीके से भी कर सकते थे बूलियन आइडेंटिटीज लगा के, पर के मैप के थ्रू भी कर सकते हैं और ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुका है। इसी तरीके से एक सवाल और हम लोग देखेंगे, लेकिन इस बार हमें प्रोडक्ट ऑफ सम दिया है। या तो सवाल में बस इतना दिया होगा या सवाल में बस इतना एक्सप्रेशन दिया होगा, दोनों में से कुछ भी दे कोई दिक्कत नहीं है। हम इजीली ये समझ सकते हैं कि हमारी मैक्स टर्म कौन सी है। यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है कि मैक्स टर्म M0, M3, M6, M7 है और इनके बाइनरी ये रहे। और यहाँ से अगर आपको निकालना पड़ता तो इसके कारण आप बाइनरी बता सकते थे, इसके कारण आप बाइनरी बता सकते थे, इसके कारण बाइनरी बता सकते थे, इसके कारण बाइनरी, और इससे आपको मिल जाते मैक्स टर्म। तो फाइनली चाहे ये दिया हो चाहे ये दिया हो, आप मैक्स टर्म निकाल सकते हैं। मैक्स टर्म आ जाने के बाद आपने देखा टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, तो वेरिएबल्स यहाँ पर 3 हैं, इसलिए ए बी सी के लिए मैंने यहाँ पर ही बनाया। कई बार 4 वेरिएबल होते हैं तो ए बी एक तरफ ले लेते हैं और सी डी दूसरी तरफ ले लेते हैं। कई बार 2 ही वेरिएबल्स होते हैं तो ए इधर ले लेते हैं, बी इधर ले लेते हैं। जहाँ पर 2 आ जाएंगे वहाँ पर आपको 2-2 बिट लिखना पड़ेंगे, जैसे यहाँ बी सी के लिए मैं लिख रहा हूँ और ए के लिए 1-1 बिट लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आप मैक्स टर्म देख रहे हो M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, इस तरीके से, क्योंकि ये 1-1 है और ये 1-0 है इसलिए ऐसा हो रहा है। अब मैक्स टर्म जहाँ जहाँ आ रही है वहाँ पे आपको 0 लिखना है। तो M0, M3, M6, M7, M0, M3, M6, M7, इन जगह पे 0 लिख दिया, बाकी जगह 1 रख लिया। यहाँ पे ग्रुपिंग भी जो करते हैं उसमें जीरोस की ग्रुपिंग करते हैं। तो अब जीरोस की ग्रुपिंग करेंगे, ज़रा सोचिए जीरोस की ग्रुपिंग कैसे होगी। तो मान लीजिए एक ग्रुप तो ये बन जाएगा, दूसरा ग्रुप ये अकेला रहेगा, और तीसरे ग्रुप में इस अकेले को नहीं रख सकते। जितना मैक्सिमम बन सकता है उतना बड़ा ग्रुप बनाएंगे, अगर नहीं बन सकता तो बात अलग है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये ग्रुप बन सकता है। अब आप कहोगे ये वाला एलिमेंट तो इसमें भी कॉमन आ चुका है, वो चलता है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन एक आध एलिमेंट कॉमन हो सकता है, अगर पूरे एलिमेंट कॉमन हो रहे हैं तो फिर ज़रूर गलत है, ठीक है। तो आपने कुछ रिडंडेंसी करी हुई है।
तो ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, और उसके बाद फिर ये अलग ग्रुप हो गया। तो टोटल कितने ग्रुप हो गए? 3 ग्रुप हो गए। तो मैंने ये 3 ग्रुप यहाँ मेंशन करे हुए हैं। ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है। अब हाँ, एक अकेला एलिमेंट भी हो सकता है ग्रुप में। अच्छा, ये जैसे पहला वाला ग्रुप है। अब आपको यहाँ प्रोडक्ट ऑफ सम दिया हुआ था, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले यहाँ देखना है किस वेरिएबल की वैल्यू कंसिस्टेंट थी। तो एक की वैल्यू दोनों के लिए 1 है, दोनों के लिए 1 है, तो इसको कंसिडर करना है। लेकिन 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 जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको इन्वर्ट कर देना। मतलब अगर 1 आ रहा था तो ए मत लेना, ए बार लेना, ठीक है। और यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू इधर 1 1 है, कंसिस्टेंट है। यस, तो 1 है तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम में उल्टा होता है ना, 0 है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं लेते हैं, 1 है तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो वैसे ही है, ए बार प्लस बी बार हो गया। फिर आप इस दूसरे वाले ग्रुप के बारे में सोचो। इसमें ए की वैल्यू तो चेंज हो रही है, कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि इधर 0 है इधर 1 है, तो इन दोनों एलिमेंट्स के लिए सेम होनी चाहिए वैल्यू। फिर बी की वैल्यू देखो तो हाँ, बी की वैल्यू कंसिस्टेंट है, 1 है। सी की वैल्यू भी कंसिस्टेंट है, 1 है, क्योंकि एक ही कॉलम में तो है वो। तो बी और सी दोनों हैं, लेकिन 1 1 है दोनों के लिए, तो बी बार सी बार होना चाहिए, और बी बार सी बार के बीच में क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ सम है ना। तो मैक्स टर्म को हमेशा हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। और फिर ग्रुप 3 है, तो उसमें एक अकेला एलिमेंट है, तो उसमें सभी कुछ कंसिस्टेंट है, क्योंकि एक ही एलिमेंट, एक से ज़्यादा एलिमेंट होते तो आप सोचते कंसिस्टेंट है कि नहीं है। यहाँ तो सब कंसिस्टेंट है, तो ए बी सी तीनों हैं। अब क्योंकि तीनों 0 है तो ए बी सी ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। अब ये तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट कर लीजिए। ये है सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, अब आपको समझ में आ गया है, तो एक लास्ट चीज़ और देख लीजिए, उसके बाद हम 1-2 सवाल करेंगे। जब ग्रुपिंग आप कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसको सर्कुलर मानिएगा। ये जो एलिमेंट है इसका एडजेसेंट ये भी है, ये फिर ये है, फिर ये है, इसका एडजेसेंट ये वाला एलिमेंट भी है, और ये वाला एलिमेंट भी है। यस, मतलब अगर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ये दोनों ग्रुप बन सकता है। समझ में आया? अगर आप इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे ना, तो ये दोनों एडजेसेंट हो जाएंगे। तो इसको सर्कुलर मानिएगा, ऊपर नीचे भी सर्कुलर मानिएगा और लेफ्ट राइट में भी सर्कुलर मानिएगा। तो ये दोनों का एक ग्रुप बन सकता है। आप ये सोचेंगे अरे ये ऐसे ऐसे ग्रुप नहीं बन रहा है ना, ये दोनों 1 का जो ग्रुप बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, ये एडजेसेंट हो जाएंगे अगर इसको मैं फोल्ड करके एक सर्कल बना दूंगा। और यही चीज़ ऊपर नीचे भी हो जाएगी। ये दोनों 1 है तो यस, ये दोनों बन सकते हैं। इनफैक्ट अगर चारों जगह 1 है तो ये कॉर्नर ऐसा मिल सकता है, ये 4 का एक ग्रुप बन सकता है, ठीक। ओके, और 1 1 1 1 लिया है, तो ये 2 1 का एक ग्रुप नहीं बनेगा, बल्कि इन चारों का एक सिंगल ग्रुप बनेगा। मैंने कहा कि जितना मैक्सिमम एलिमेंट्स कवर कर सकते हैं उतना मैक्सिमम एलिमेंट्स कवर करना है, बस एलिमेंट की संख्या 2 की पावर्स में होनी चाहिए। ये तो हो गई ग्रुपिंग के बारे में। अब डोंट केयर टर्म्स क्या होते हैं? कुछ मिन टर्म या मैक्स टर्म को आप डोंट केयर भी ट्रीट करते हो। जैसे ये मिन टर्म है 1 और ये है डोंट केयर, तो आप अकेले इसका ग्रुप नहीं बनाओगे, आप इस पूरे का एक ग्रुप बनाओगे। तो ये डोंट केयर है, इसका मतलब ये है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये 0 है कि 1 है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। सो डोंट केयर को ऐसे क्रॉस से डिनोट करते हैं, ना उसमें 0 लिखते हैं ना 1 लिखते हैं, पर वो ग्रुपिंग में शामिल हो सकता है। अब देखिए, ये सवाल 2023 में आया था। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करिए और इस सवाल को सॉल्व करिए, उसके बाद फिर मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा। आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा मेरा आंसर सुनने के पहले। तो चलिए, अब मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। वीडियो पॉज कर लिया होगा आपने, अब मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी ये था कि आपको 4 ऑप्शंस ये नहीं दिए, ये हैं 4 ऑप्शंस, ठीक है। तो ये आंसर्स हैं। अब इन चारों में कौन सा आंसर है? आपने कहा कि मान लो ए आंसर है, या आपने कहा शायद डी आंसर है, तो आपने डी बोला, लेकिन डी ऑप्शन नहीं है, वो बी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ बी ऑप्शन में डी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिक इन्होंने खेल ली थी स्टूडेंट्स के साथ, और कई लोगों के आंसर गलत हो गए होंगे इस चक्कर में, सही निकालने के बाद भी। तो थोड़ा कभी कभी ऐसा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आपको कंसिडर करना है फॉलोइंग मिन टर्म एक्सप्रेशन। मिन टर्म एक्सप्रेशन बोला है, सिग्मा लिखा हुआ है, इतने से आपको समझ में आई गया कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स दिया हुआ है। द मिन टर्म 2 7 8 एंड 13 आर डोंट केयर। अच्छा, इसमें इतनी सारी मिन टर्म्स हैं जिसमें से आपको बोला है कि जो 2 है, 7 है, 8 है और 13 है, ये डोंट केयर है। मतलब इस जगह पे क्रॉस लिखिएगा, 1 मत लिखिएगा, क्रॉस लिखिएगा।
द मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम, अब वही सिंप्लीफाई करना है के मैप लगा के। तो आप क्या करना, सबसे पहले तो वो के मैप वाला डायग्राम बनाना, और इसमें कितने वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं, 4 वेरिएबल दिख रहे हैं पी क्यू आर एस। तो आप जो डायग्राम बनाओगे, ठीक है, इस तरीके से आप डायग्राम बनाओगे, तो यहाँ पे लिखो पी क्यू, यहाँ लिखोगे आर एस, ठीक है। यहाँ पे 0 0 आएगा, 0 1 आएगा, यहाँ 1 1 आएगा, ध्यान रखना, यहाँ 1 0, ये 0 0 0 1 1 1 1 0। अब यहाँ पे अगर आप मिन टर्म्स को देखोगे तो ये हो जाएगा M0 M1 M2 M3, ठीक है, M4 M5 M6 M7 M8 यहाँ आएगा नीचे, ठीक है, क्योंकि 1 0 इधर है ना, M9 M10 इधर आएगा, M11 इधर आएगा, M12 इधर आएगा, M13 इधर आएगा, M14 इधर आएगा, M15 इधर आएगा। आप देख सकते हो ये 1 1 1 1 है ना, तो ये M15 है। तो यस, ये हो गया। अब इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं। इसमें कहाँ कहाँ आपको 1 लिखना है, ये जो मिन टर्म्स हैं इनमें 1 लिखना है, लेकिन इसमें भी 2 7 8 13 पर क्या कर देना है, आपको क्रॉस कर देना है। तो आई गेस आपको समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम को मैंने यहाँ पर बना लिया है, आप इस डायग्राम को अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो ये देखिए 0 है, तो ये M0 है। मैं यहाँ पे लिखता भी जाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। आप सबसे पहले जहाँ पे डोंट केयर है ना, वहाँ पे क्रॉस कर लीजिए। तो कौन कौन से पे डोंट केयर था, एक बार फिर देख लीजिए। 2 7 8 13, 4 हैं, 2 7 8 13। तो 2 मतलब ये रहा 2 7 8 13, इस पर मैंने क्रॉस कर दिया, इसका मतलब ये डोंट केयर है। बाकी जगह पे 1 लिखिएगा क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो आपने M0 पे 1 लिख दिया, M2 पे तो हो गया, M5 क्या है, M5 ये रहा, इस पे 1 लिख लिया। M7 तो हो चुका है, M8 भी हो चुका है, M10 कहाँ है, ये रहा, इस पे 1 लिख दिया। फिर 13 हो चुका है, 15 ये रहा 1। तो ये हमारा बन चुका है। अब इसमें हमें देखना है कि कितने ग्रुप्स बना सकते हैं, मैक्सिमम कितने ग्रुप्स हो सकते हैं। तो देखो, मैं एक ग्रुप तो ये बना पा रहा हूँ, आप देखेंगे ये एक ग्रुप है, क्लियर है, ये 4 का एक ग्रुप बन रहा है। डोंट केयर वालों को भी ग्रुप में शामिल करते हैं, और ये 4 का एक ग्रुप बन रहा है। ये देख रहे हैं, अभी मैंने आपको समझाया था, ये 4 का एक ग्रुप बन रहा है, क्योंकि ये सर्कुलर है ना चारों तरफ से। तो ये एक ग्रुप बन गया। तो 2 ग्रुप्स हमारे बन रहे हैं। तो एक ग्रुप 0 है, एक ग्रुप 1 है, इस ग्रुप 1 है, एक ग्रुप 2 है। तो ग्रुप 1 ले लेता हूँ पहले मैं। ग्रुप 1 किसको ले लेता हूँ, ये ग्रुप 1 बीच वाले 4 जो हैं उसको ले लेता हूँ। उसमें आपको ये देखना है कि कौन कौन सा कंसिस्टेंट है, वो वेरिएबल आपको कंसिडर करना है। तो कौन कौन सा कंसिस्टेंट है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले P को देखिए, तो क्या P कंसिस्टेंट है, नहीं, P की वैल्यू तो 0 1 चेंज हो रही है, तो P कंसिस्टेंट नहीं है। पर Q कंसिस्टेंट दिख रहा है मुझे, तो Q को आपको कंसिडर करना है। फिर R को देखिए, R कंसिस्टेंट है क्या, नहीं, इधर 0 और 1 है तो ये कंसिस्टेंट नहीं है। S देखिए, वो कंसिस्टेंट दिख रहा है, तो QS तो आ गया, क्योंकि दोनों 1 1 थे तो हमने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया है, QS ले लिया। तो ग्रुप 1 से आपका आ चुका है। और अब हम बात करते हैं ग्रुप 2 से। ग्रुप 2 में क्या है, ग्रुप 2 में जो 4 एलिमेंट्स आपको कॉर्नर के दिख रहे हैं, उसमें देखिए P की वैल्यू कंसिस्टेंट है क्या, नहीं, P की वैल्यू 0 भी है, 1 भी है, नहीं, तो P तो नहीं लेंगे। फिर Q को देखिए, Q कंसिस्टेंट है क्या, हाँ, Q कंसिस्टेंट है तो Q ले लेंगे, लेकिन वो 0 है इसलिए Q बार लेंगे। फिर R देखिए, R कंसिस्टेंट है क्या, नहीं, R कंसिस्टेंट नहीं है। S कंसिस्टेंट है, हाँ, S कंसिस्टेंट है, पर वो 0 है इसलिए S बार लेंगे। और क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स में आपको एक्सप्रेस करना है, तो ये हो जाएगा QS प्लस Q बार S बार। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है B। अब B ऑप्शन यहाँ पर है, मतलब C इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया, C इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और सवाल 2018 में आया था, इसको करिए, ये और आपको इजी लगेगा। व्हाट इज़ द, आप पढ़ लीजिए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करिएगा। लेकिन रिज्यूम करने से पहले आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, व्हाट इज़ द मिनिमल फॉर्म ऑफ कर्नऑफ मैप शोन बिलो। ये एक मैप आपको गिवन है, मैप में आपको ये सब दिया हुआ है, डोंट केयर भी दिए हुए हैं, 1 भी दिया हुआ है, और
एज्यूम दैट एक्स डिनोट द डोंट केयर, ठीक है। और अब आपको मिनिमल फॉर्म बताना है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके बताना है। और जब नहीं कहा जा रहा है तो ये, अच्छा सवाल जो दिया था उसमें ये m नहीं लिखा था नीचे, ठीक है, पर ये अंडरस्टूड है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया। चलिए तो इस सवाल को अब सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हमको ग्रुप्स बनाने हैं, तो कौन कौन से ग्रुप्स बनेंगे देखिए ज़रा। हमें कोशिश ये करनी है कि एक ग्रुप में सबसे मतलब जितने ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं वो लेना है, लेकिन वो एलिमेंट्स की संख्या 2 की पावर्स में चलनी चाहिए। तो एक ग्रुप तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, जस्ट अ सेकेंड, एक ग्रुप तो मुझे ये दिखाई दे रहा है इन चारों का। इस ग्रुप में 4 से ज़्यादा नहीं आ सकते थे, 8 नहीं आ सकते थे, मतलब इसलिए 4 लेना पड़ा मेरे को। एक ग्रुप मेरे को दिख रहा है इन चारों का, ठीक है, इन चारों का एक ग्रुप दिख रहा है। और उसके अलावा मुझे एक इन चारों का भी दिख रहा है, ये और ये, इन चारों का भी दिख रहा है, ठीक है। तो एक एक करके तीनों ग्रुप्स का देखते हैं। सबसे पहले ये ऑरेंज वाला ही देख लेता हूँ, ग्रुप 1 इसको बोल देता हूँ। और इसमें क्या है, तो देखो इसमें C की वैल्यू कंसिस्टेंट नहीं है, पर D की वैल्यू कंसिस्टेंट है, पर 0 है इसलिए बार लगेगा। A की वैल्यू 0, A की वैल्यू कंसिस्टेंट नहीं है। B की वैल्यू कंसिस्टेंट है, पर उस पर 0 है तो बार लगेगा, तो B बार D बार। तो ये तो देखो चारों ही ऑप्शंस में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पहला ग्रुप तो सही हो गया। दूसरा ग्रुप देख लीजिए आप, ग्रुप 2 में आप किसको ले लेते हैं, इन चारों को ले लीजिए, ठीक है, इन चारों को ले लीजिए। तो इसमें C की वैल्यू कंसिस्टेंट है, लेकिन उस पर बार आएगा। और D की वैल्यू कंसिस्टेंट नहीं है, A की वैल्यू भी कंसिस्टेंट नहीं है, पर B की वैल्यू कंसिस्टेंट है और वो 0 है, इसका मतलब बार आएगा, तो B बार C बार, ठीक है। अब B और D ऑप्शन दोनों में ये चीज़ आ रही है, पर अभी एक ग्रुप और है, तो वैसे तो आप D ऑप्शन लगा ही सकते हो, क्योंकि एक ग्रुप और है तो उसमें भी कुछ आएगा, है ना। तो B ऑप्शन में तो तीसरा ग्रुप है ही नहीं, तो 3 ग्रुप है। वैसे तो सोचो 3 ग्रुप हैं तो मैं वैसे ही D ऑप्शन लगा देता, क्योंकि D ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 3 ग्रुप्स हैं, पर फिर भी चलिए कर लेते हैं। ये जो सबसे ऊपर वाला मैंने ये चारों का एक ग्रुप लिया हुआ है, इसको हम देखने वाले हैं। इसमें C की वैल्यू तो कंसिस्टेंट है, पर 0 है इसलिए बार लगा रहा हूँ। D की वैल्यू भी कंसिस्टेंट है, उस पर बार लगा रहा हूँ, पर ऑब्वियस सी बात है A और B की वैल्यू तो कंसिस्टेंट नहीं है। तो बस इन तीनों को आपको ऐड करना है, तो आपका रिजल्ट आ गया B बार D बार प्लस B बार C बार प्लस C बार D बार, बस ये हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पर हमने करी है, इसी चीज़ को मैंने नीचे लिखा हुआ था, लेकिन ठीक है मैंने यहीं पे कर दिया सॉल्व, तो हो ही गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अब आपके लिए कुछ बचा नहीं है कंप्यूटर्स के सिलेबस में। इतना अगर आप कर लेंगे तो आप कंप्यूटर का सिलेबस पूरा कर लिया है, आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। कोशिश करिए कि 20 के 20 सवाल आप कर सकें। आपको जो 20 मिनट मिलेगा उसमें आपको इंग्लिश का सेक्शन और कंप्यूटर का सेक्शन दोनों करना रहेगा, लेकिन उसमें कंप्यूटर के सेक्शन के ही 20 सवाल आने वाले हैं। तो कोशिश करिए कि 20 मिनट में कम से कम ये 20 सवाल तो आपसे हो ही जाएँ। इंग्लिश वाले सेक्शन से अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस सेक्शन में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। बाकी मैथ्स और रीजनिंग पर भी आपको ध्यान देना है। आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है इस साल वाला, 2024 वाला, पर अगर आप 2025 या 2026 की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सिलेबस आपको काम आने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पूरी सीरीज़ देखी होगी। अगर आप सीरीज़ मिस कर गए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप देखिए, इस सीरीज़ का रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मिल जाएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वहाँ से आप ये नोट्स भी डाउनलोड कर पाएंगे, और इससे आप बहुत जल्दी अपनी तैयारी कर लेंगे, जिससे कि आपके निमसेट में अच्छी रैंक आ जाए। ध्यान रखिएगा, निमसेट का एग्ज़ाम जिस दिन आपका कवर हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उस दिन के बाद से आप रिज़ल्ट का वेट मत करिएगा। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हैं उसके लिए तैयारी आप उसी दिन से स्टार्ट कर दीजिएगा, वरना लेट हो सकते हैं।
आपको फर्स्ट सेमेस्टर में अगर अच्छा स्कोर लाना है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट कर देना है, और कैंपस प्लेसमेंट भी अच्छा चाहिए। आप मान लीजिए अच्छे एनआईटी में जाते हैं, लेकिन उस एनआईटी में आप सोच के देखिए अच्छी कंपनीज आ रही हैं, पर आपका अगर उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको बहुत मलाल रहेगा। इसलिए तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और निमसेट का एग्ज़ाम जिस दिन हो जाए उसी दिन से आप C++ DSA वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मेरे बैचेस की जानकारी मेरी वेबसाइट premium.mysearchgee.com पे मिल जाएगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो लोग निमसेट की तैयारी कर रहे हैं 2025-2026 के लिए, वो लोग कोचिंग में ही ज्वाइन करके प्रॉपरली तैयारी करें, बिकॉज ये सारी चीज़ें आप सिर्फ बुक से पढ़कर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, और प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारा मटेरियल प्लस गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर पाते हैं। और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा शरद सर की क्लासेस, और इम्पिटस गुरुकुल की साइट पर जाके आप पूरी डिटेल भी ले सकते हैं, या लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं और अपना कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज़ माई रिकमेंडेशन इफ़ यू आर really willing to get into top NITs and you want to crack big packages in the top notch companies, तो ये आपके पास ऑप्शन है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ निमसेट की तैयारी नहीं है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्सेज भी मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलते हैं, पेड कोर्सेज भी हैं, दोनों तरह के कोर्सेज हैं। आप इनफैक्ट अभी चैनल को अगर एक्सप्लोर करें तो आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस का कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।